स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कल मैंने आपको कहा था कि अब आज हम चैप्टर नंबर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 पढ़ेंगे। 1950 से 1990 में क्या क्या हो गया उसके बारे में हमें पढ़ना है। उससे हमारी अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा, क्या उनमें उसमें कोई सुधार आया या और पिछड़ गई, तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जब हमने देखा था हमारी स्थिति बहुत ख़राब थी और उस स्थिति से निकलने के लिए हमने 1950 में योजनाओं का सोचा कि योजना बनाएंगे। तो हमने योजना आयोग की स्थापना कर दी 15 मार्च 1950 में। और योजना आयोग का कार्य ये था कि वो 5 वर्षीय योजनाएं बनाता था। उसने 12 योजनाएं बनाई। 12 योजनाओं में अलग अलग उद्देश्य रखे, कुछ अल्पकालीन थे, कुछ दीर्घकालीन थे। और साथ ही साथ 1960 के दशक में 1966 में हरित क्रांति की शुरुआत की गई, जो कृषि क्षेत्र में थी, जिससे कि कृषि को बढ़ावा मिले और उत्पादकता बढ़े। और उससे जो देश में जो गरीबी है वो दूर हो, बेरोजगारी भी दूर हो, क्योंकि हमारी ज़्यादातर जनसंख्या ग्रामीण इलाके में रहती है और ग्रामीण इलाकों में जो जनसंख्या रहती है वो सभी कृषि पर ही निर्भर रहते हैं। तो हमने अलग अलग प्रकार की नीतियाँ अपनाई जिससे हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को एक पटरी पे ला सकें। पर अब वो क्या सही रही, नहीं रही, क्या उसका प्रभाव पड़ा, नेगेटिव पड़ा कि पॉजिटिव पड़ा, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, जैसे आपको मैंने बताया था। तो आइए शुरुआत करते हैं। परिचय। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत में स्वतंत्रता का एक नया प्रभात उदित हुआ। अतः 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन के बाद हम अपने भाग्य के विधाता बन गए। अब राष्ट्र के नवनिर्माण का कार्य हमारे अपने हाथों में था। स्वतंत्र भारत के नेताओं को अन्य बातों के साथ साथ ये भी तय करना था कि हमारे देश में कौन सी आर्थिक प्रणाली सबसे उपयुक्त रहेगी, जो केवल कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि सर्वजन कल्याण के लिए कार्य करेगी। मतलब ऐसी प्रणाली जो कुछ लोगों का हित नहीं करे बल्कि सभी का हित पूरा करे। विभिन्न प्रकार की आर्थिक प्रणालियां हो सकती हैं, पर जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद का प्रतिमान सबसे अच्छा लगा, किंतु वह भी भूतपूर्व सोवियत संघ की उस नीति के पक्षधर नहीं थे जिसमें उत्पादन के सभी साधन, खेत और कारखाने सरकार के स्वामित्व के अंतर्गत थे। कोई निजी संपत्ति नहीं थी। लोकतंत्र के प्रति वचनबद्ध भारत जैसे देश में सरकार के पूर्व सोवियत संघ की तरह अपने नागरिकों के लिए भू स्वामित्व के प्रतिमानों तथा अन्य संपत्तियों को परिवर्तित का पाना संभव नहीं था। कहने का मतलब ये है कि जब जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पर सोवियत संघ, जो हमारा फ्रेंड हुआ करता था, आज भी है, बहुत पक्का फ्रेंड था, उस समय वो वहाँ पर रशिया में घूमने गए। और जब वो रशिया घूमने गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक नई पॉलिसी थी, मतलब बहुत भारी इंडस्ट्रीज़, भारी उद्योग थे, वो बहुत ज़्यादा विकसित थे और देश का विकास बहुत जल्दी से हुआ। दूसरा, वहाँ समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। समाजवादी अर्थव्यवस्था मैं आपको समझा चुकी हूँ, वापस बता देती हूँ। 3 तरीके की अर्थव्यवस्था है स्वामित्व के आधार पे। एक होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था, एक होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जिसमें निजी व्यक्तियों के हाथ में स्वामित्व होता है और सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता और लाभ कमाना ही उनका उद्देश्य होता है। समाजवादी में सरकार के हाथों में सारा कंट्रोल होता है और निजी क्षेत्र का कोई हस्तक्षेप नहीं होता और लोगों का कल्याण करना ही उनका उद्देश्य होता है। और मिश्रित में दोनों ही पाए जाते हैं। तो जब जवाहरलाल नेहरू वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ समाजवादी अर्थव्यवस्था है और वहाँ देश तरक्की कर रहा है, तो उनको लगा कि वही तरक्की हमारा देश भी करेगा। तो उन्होंने कहा कि हम समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाएंगे। पहले हमारी अर्थव्यवस्था विस्तृत नीति पहले समाजवादी से शुरुआत की थी। तो जब उन्होंने आकर यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था करा कि उन्होंने कहा वहाँ पे तो जो काम करेगा उसको उतना हिस्सा मिल जाएगा और सरकार का ही स्वामित्व है, सरकार ही सबसे ऊपर है। तो उन्होंने यहाँ पर आके कौन सी प्रणाली अपनाई? समाजवादी प्रणाली अपनाई। नेहरू तथा स्वतंत्र भारत के अनेक अन्य नेताओं और चिंतनों ने मिलकर नव स्वतंत्र भारत के लिए पूंजीवादी और तथा समाजवादी की अतिवादी व्याख्या के कुछ सी विकल्प को खोज की। बुनियादी तौर पर यद्यपि उन्हें समाजवाद से सहानुभूति थी, फिर भी उन्होंने ऐसे आर्थिक प्रणाली अपनाई जो उनके विचार में समाजवाद की श्रेष्ठ विशेषताओं से युक्त किंतु कमियों की मुक्त थी। मतलब उन्होंने लिया पहले समाजवादी था, ठीक है, और उन्होंने कोशिश ये करी कि समाजवादी की जो अच्छाइयाँ वो तो हम शामिल कर लें और जो बुराइयाँ हैं उनको हटा दें। तो हमारे देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण, एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल बनकर
उभरेगा। इसके अनुसार भारत का एक ऐसा समाजवादी समाज होगा जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र का एक सशक्त क्षेत्र होगा, जिसके अंतर्गत निजी संपत्ति और लोकतंत्र का भी स्थान होगा। ये उन्होंने बाद में जोड़ा 1950 के बाद। 1956 की जब नीति आई थी उसमें बताया गया था। मतलब धीरे धीरे पहले हम समाजवादी थे और धीरे धीरे हम समाजवाद से मिश्रित की ओर मुड़ने लग गए। नेक्स्ट आपका आया, सरकार अर्थव्यवस्था के लिए योजना बनाएगी। निजी क्षेत्र को भी योजना प्रयास का एक अंग बनाने के प्रोत्साहित किया जाएगा। तो सबसे पहले योजना बनाई गई और उसके बाद उस योजना में निजी क्षेत्र को भी शामिल किया गया। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 तथा भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों का भी यही दृष्टिकोण है। वर्ष 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई। इस प्रकार पंचवर्षीय योजनाओं के युग का सूत्रपात हुआ। तो सबसे पहले जब समाजवादी की तरफ हम बढ़े तो हमने सबसे पहले अपनी औद्योगिक नीति घोषित करी, जो सन 1948 में घोषित की गई, पहली औद्योगिक नीति। उसके बाद हमारी आई 1956 में, फिर तीसरी आई 1977 में, चौथी आई 1980 में और लास्ट आई 1991 में। इसके बाद आ रही है, लेकिन 1980 में जो आई वो मैंने आपको बता दी। 1990 के बाद 1991 में जो एक महत्वपूर्ण नीति आई थी 24 जुलाई 1991 औद्योगिक नीति, नई औद्योगिक नीति, वो इसमें शामिल की गई। फिर सबसे पहले 1948 में औद्योगिक नीति निकाल दी। औद्योगिक नीति लागू करने के बाद फिर हमने शुरुआत करी योजना आयोग की, जिसका गठन हुआ 15 मार्च 1950 में। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य। तो अब उस योजना आयोग का कार्य क्या था कि वो हर 5 साल की योजनाएं बनाएगा। अब 5 साल की योजनाएं बनाएगा तो कुछ लक्ष्य भी रखेगा। हर योजना का एक अलग लक्ष्य होगा, लेकिन वो तो अल्पकालीन है। लेकिन हमने क्या रखे, कुछ दीर्घकालीन लक्ष्य भी रखे। दीर्घकालीन लक्ष्य 4 थे, जिसमें से पहला था आर्थिक समृद्धि, दूसरा आधुनिकीकरण, तीसरा आत्मनिर्भरता और चौथा समानता। और अल्पकालीन उद्देश्य बहुत सारे थे, कृषि का विकास करना, उद्योगों का विकास करना, देश को आत्मनिर्भर बनाना, फिर उसके बाद गरीबी को भगाना, बेरोजगारी को हटाना, वित्तीय समावेशन करना। तो कई सारे हमने अल्पकालीन उद्देश्य भी शामिल किए थे। लेकिन दीर्घकालीन हमारे जो 4 थे वो हमारी नींव थी पंचवर्षीय योजनाओं की। और अब तक हमारे 12 पंचवर्षीय योजना बनी। जो आखिरी थी वो तो उसका कार्यकाल था 2012 से 2017। ठीक है, 2017 में के बाद हमारी कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनी। 12वीं पंचवर्षीय योजना हमारी आखिरी पंचवर्षीय योजना रही थी। किसी योजना के स्पष्ट निर्देशित लक्ष्य होने चाहिए। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य हैं समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता। इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रत्येक योजना में इन लक्ष्यों को एक समान महत्व दिया गया। सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में ऐसे लक्ष्यों का चयन करना पड़ता है जिनको प्राथमिकता दी जानी है। हाँ, योजनाकारों को ये सुनिश्चित करना होता है कि जहाँ तक संभव हो चारों उद्देश्यों में कोई अति विरोध ना हो। आइए योजना के इन लक्ष्यों के विषय में विस्तार से जानने का प्रयास करें। पहला, समृद्धि। इसका अर्थ है देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि। समृद्धि का मतलब होता है कि हमारा देश कितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर पा रहा है पूरे एक साल में। तो वो बताता है कि हमारे देश की कितनी इनकम हुई है, कितनी समृद्धि हुई है। इसका अभिप्राय उत्पादन पूंजी के अधिक भंडार या परिवहन, बैंकिंग आदि सहायक सेवाओं का विस्तार या उत्पादन पूंजी तथा सेवाओं के दक्षता में वृद्धि से है। अर्थशास्त्र की भाषा में आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक सकल घरेलू उत्पाद में निरंतर वृद्धि है। सकल घरेलू उत्पाद मतलब हम अपने देश की सीमा में एक साल में कितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर पा रहे हैं, उसे हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। जीडीपी एक वर्ष की अवधि में देश में हुए सभी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का बाजार मूल्य होता है। यदि जीडीपी को एक केक मान लिया जाए तो समृद्धि का अर्थ इसके आकार में वृद्धि होगी। यदि केक बड़ा होगा तो अधिक लोग उपभोग कर पाएंगे। यदि भारतीय जनता की अधिक समृद्ध और विविधतापूर्ण जीवन यापन करना है प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुसार, तो वस्तुओं और सेवाओं का अधिक उत्पादन करना आवश्यक है। जैसे केक है, अगर लोग ज़्यादा होंगे तो केक अगर छोटा है तो कुछ लोगों को मिल पाएगा, कुछ लोगों को नहीं मिल पाएगा। और अगर केक बड़ा होगा तो सब लोगों में बराबर बढ़ जाएगा, तो कोई लड़ाई नहीं होगी। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ जो केक है, हमारी राष्ट्रीय आय है, जो हमारा जीडीपी है,
जीडीपी हमारा कम है और जनसंख्या हमारी अधिक है, तो सबको समान रूप से उनका शेयर नहीं मिल पाता, जिस कारण से असमानता रहती है। तो इन्होंने कहा कि समृद्धि इतनी करो, इतना देश को विकसित करो कि हमारी आय बढ़े देश की, और अगर देश की आय बढ़ेगी तो आपस में सबको बराबर उसका हिस्सा मिलेगा, तो समानता आएगी और असमानताएं दूर हो जाएंगी। देश का सकल घरेलू उत्पाद देश की आवश्यकताओं के विभिन्न क्षेत्रकों से प्राप्त होता है। ये क्षेत्रक है कृषि क्षेत्रक, औद्योगिक क्षेत्रक और सेवा क्षेत्रक। हम पढ़ चुके हैं अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। इन क्षेत्रों के योगदान से ही अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है। कुछ देशों में सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि में कृषि का योगदान अधिक है, तो कुछ में सेवा क्षेत्र की वृद्धि इसमें अधिक योगदान करती है। हमारे देश में क्या है, हमारे यहाँ सेवा का योगदान अब ज़्यादा है, किसकी तुलना में, कृषि और उद्योगों की तुलना में। और हमारा देश ऐसा पहला देश है जो सेवा क्षेत्र में सबसे आगे गया है, जबकि बाकी सभी देश जितने भी विकसित देश हैं वो औद्योगिक क्षेत्र में सबसे अधिक बढ़ोतरी की है। आधुनिकरण, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादकों को नई प्रौद्योगिकी अपनानी पड़ती है। उदाहरण के लिए किसान पुराने बीजों के स्थान पर नई किस्म के बीज का प्रयोग कर खेती की पैदावार बढ़ा सकते हैं। जैसा आपको बताया था हरित क्रांति में, तो उन्होंने पुराने बीज छोड़ दिए और नए रासायनिक बीजों का जिसको हम कहते हैं HYV जो बीज थे उनका प्रयोग किया। उससे पैदावार बढ़ी, उत्पादकता बढ़ी, लोगों की आय बढ़ी और किसानों की आय बढ़ी तो उनका जीने का स्तर भी बढ़ गया। इसी प्रकार एक फैक्ट्री नई मशीनों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ा सकती है। नई प्रौद्योगिकी को अपनाना ही औद्योगिकरण है। मतलब हम नई मशीनों का, नई प्रौद्योगिकी को, नई तकनीक का यूज़ करना आधुनिकरण होता है। आधुनिकरण केवल नवीन प्रौद्योगिकी के प्रयोग तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसका उद्देश्य सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना है। जैसा ये स्वीकार करना कि महिलाओं का अधिकार पुरुषों के समान होना चाहिए। परंपरागत समाज में नारी का कार्यक्षेत्र घर की सीमाओं तथा सीमित मान लिया जाता है। आधुनिक समाज में नारी की प्रतिभाओं का घर से बाहर, बैंकों, कारखानों, विद्यालयों आदि स्थानों पर प्रयोग किया जाता है और ऐसा करने वाला समाज ही अधिकांश समृद्ध होता है। मतलब जैसे पहले महिलाओं को बाहर नहीं आने दिया जाता था, जॉब नहीं करने दिया जाता था, लेकिन अब महिलाएं पढ़ती भी हैं और जॉब भी करती हैं। तो ये आधुनिक दिशा में, आधुनिकरण की दिशा में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप माना जाता है जो इसमें बताया गया है। आत्मनिर्भरता, कोई राष्ट्र आधुनिकरण और आर्थिक समृद्धि अपने अथवा अन्य राष्ट्रों में आयातित संसाधनों के प्रयोग के द्वारा कर सकता है। हमारी प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में आत्मनिर्भरता को महत्व दिया गया, जिसका अर्थ होता है कि उन चीज़ों के आयात से बचा जाए जिनका देश में ही उत्पादन संभव हो। इसका मतलब क्या है कि जैसे हम कोई वस्तु बाहर से मंगाते हैं, आयात करते हैं तो पैसे देने पड़ते हैं, तो हम कोशिश यही करें कि हम वो वस्तु बाहर से नहीं मंगाएं बल्कि अपने देश में उसका उत्पादन कर लें, जिससे कि हमें आसानी रहेगी। इस नीति को विशेषकर खाद्यान्न के लिए अन्य देशों पर निर्भरता कम करने के लिए आवश्यक समझा गया। हाल ही में विदेशी शासनों में मुक्त हुए देश के लोगों की आत्मनिर्भरता की नीति को महत्व देना संभव समझा जा सकता था। इसके अतिरिक्त ये आशंका भी थी कि आयातित खाद्यान्न, विदेशी प्रौद्योगिकी और पूंजी पर निर्भरता किसी न किसी रूप में हमारे देश की नीतियों में विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ाकर हमारी संप्रभुता में बाधा डाल सकती थी। लेकिन अगर हम ये हमने क्यों अपनाया था कि अगर हम किसी देश पर निर्भर रहेंगे तो वो क्या करेगा, जैसे ब्रिटिश शासन ने हमारे पर राज किया वैसे वो देश भी हमारी संप्रभुता को हानि पहुंचा सकता है। संप्रभुता मतलब सोवरेनिटी, आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से हम दोनों तरीके से फ्री हैं, हमारे ऊपर किसी विदेशी ताकत का कोई शासन नहीं है। लेकिन अगर हम किसी देश के ऊपर ज़्यादा निर्भर हो जाएंगे तो वो हमारे देश में आके हम पर शासन भी कर सकता है, जैसे ब्रिटिश काल में किया गया था। तो इसलिए हमने आत्मनिर्भरता एक उद्देश्य के रूप में अपनाया था। चौथा और आखिरी, केवल समृद्धि, आधुनिकरण और आत्मनिर्भरता के द्वारा ही जन सामान्य के जीवन में सुधार नहीं आ सकता। किसी देश में उच्च समृद्धि दर और विकसित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग होने के बाद भी अधिकांश लोग गरीब हो सकते हैं। ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आर्थिक समृद्धि के लाभ देश के निर्धन वर्ग को सुलभ हो, केवल धनी लोगों को ही सीमित ना रहे। मतलब अगर समृद्धि हो रही है, जैसे केक है, केक से बताया था आपको एग्जाम्पल, तो केक है, केक का अगर एक भाग हम सिर्फ अमीरों को दें और गरीबों को कुछ भी नहीं दें तो उससे समानता नहीं आएगी। समानता कब आएगी, जब दोनों को बराबर दिया जाए।
एक राज्य, ऐसे ही पूरे देश में अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्यों की अलग अलग स्थिति है। अगर एक राज्य को हम पैसे दे दें और दूसरे राज्य को पैसे नहीं दें तो दूसरा राज्य पिछड़ता जाएगा और वो एक राज्य आगे बढ़ता जाएगा। तो ऐसे राज्यों के बीच में क्या रहेगी, असमानताएं रहेंगी। महिलाओं और पुरुष में अगर हम एक वर्ग को आगे बढ़ाएं और दूसरे को नहीं बढ़ाएं तो भी असमानताएं रहेंगी। तो हमें वो असमानताओं को दूर करना है। प्रत्येक भारतीय को भोजन, अच्छा आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं जैसे मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में समर्थ होना चाहिए और धन संपत्ति के वितरण की असमानताएं भी कम होनी चाहिए। आइए अब ये जानने का प्रयास करें कि 1950 से 1990 तक की अवधि में लागू की गई प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं ने किस प्रकार इन 4 लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रयास किए तथा कृषि उद्योग व्यापार के संदर्भ में ये प्रयास कहाँ तक सफल रहे। वर्ष 1991 के बाद अपनाई गई नीतियों और विकासात्मक मुद्दों के बारे में आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो आज बस इतना ही। कल आपको मैं आगे ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूंगी। हम धीरे धीरे पढ़ेंगे क्योंकि कल हम इसमें कृषि के साथ साथ हरित क्रांति को भी कवर करेंगे, इसलिए आज मैंने आपको यहीं तक ही पढ़ाया है। कल मैं आपको इससे आगे का और अच्छे से समझा दूंगी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो आज हमने योजनाओं के बारे में पढ़ा, आज हमने पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्यों के बारे में जाना और कल से हम कृषि और हरित क्रांति पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा मोटो सिर्फ इतना सा ही है कि जिन बच्चों के पास टीचर्स अवेलेबल नहीं होते उन बच्चों तक ये वीडियोस पहुँचे और वो बच्चे पढ़ सकें। साथ के साथ जिनको दिक्कत होती है, एनसीईआरटी नहीं समझ पाते हैं, उसकी लैंग्वेज उनको टफ लगती है, तो वो भी अच्छे से इसको समझ सकें। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इस कंटेंट को और जो और मुझे अलग से कंटेंट मिलता है जो प्रेजेंट कंटेक्स्ट में है उसको मैं इसको इंक्लूड कर सकूं, जिससे आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये काम में आ सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।